अभी जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ अपने इस नोट्स बनाने के लिए, ये बेसिकली यूबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो एक्चुअल मशीन है जिस पे हमने काम करना है वो थोड़ी देर में मैं ओपन करूँगा और इस पे काम शुरू करेंगे, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं तो मैंने सोचा कि वो आपसे मैं शेयर कर लूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास लिनक्स में जो यूज़र्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी, चाहे विंडोज़ है, चाहे दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे जो स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, यानी कि जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, एनीथिंग जिसमें भी किसी भी किस्म का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट उन सब पे अप्लाई होता है। तो उनमें भी जब हम लेट्स से कि हम सिस्को के स्विच पे भी सिक्योरिटी लगाते हैं तो हम उसमें लेवल पहले से डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ये यूज़र है ये किस लेवल का यूज़र है। तो चीज़ें वही हैं सिर्फ, और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी नेटवर्क के जो इक्विपमेंट हैं, चाहे आपका सैन स्टोरेज है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो लिनक्स ही होगा। वीएमवेयर भी लिनक्स ही है। आपके जितने क्लाउड हैं, बड़े क्लाउड के सेटअप हैं, उनका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो भी लिनक्स बेस्ड होते हैं। तो जब आप लिनक्स सीख रहे होते हैं तो आप ये अज्यूम करें कि आप दुनिया के जो 90% ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में चल रहे हैं, चाहे जहाँ पे भी चल रहे हैं, चाहे वो एंड यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो क्लाउड ओएस हैं, चाहे वो सर्वर साइड ओएस हैं, चाहे वो एम्बेडेड ओएस हैं, चाहे वो गाड़ी का किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर जगह पे कॉन्सेप्ट वो अप्लाई होंगे, चीज़ें आपको वही मिलेंगी। व्हाट यू नीड टू डू, बस आपने करना ये है कि आपने थोड़ा इंटेलिजेंटली प्ले करना है। तो आप देखोगे कि आप वही चीज़ें पहले से कर रहे थे। तो जब यूज़र टाइप्स की बात करते हैं तो सर इसमें जो फर्स्ट टाइप है यूज़र की, हम वो कंसीडर करते हैं कि वो रूट यूज़र होते हैं। रूट यूज़र लिनक्स में उसको कहते हैं जिसको विंडोज़ में हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो लिखता भी मैं जा रहा हूँ, और इसका एक और नाम भी होता है सुपर यूज़र। तो फर्स्ट टाइप के जो यूज़र हैं लिनक्स में, वो रूट होगा, जिसे हम नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, और सम टाइम हम इसे सुपर यूज़र भी कहते हैं। सुपर यूज़र इसलिए कहते हैं कि इसके पास मैक्सिमम अवेलेबल राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़र टाइप की बात कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक और मैं फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ अपनी तरफ से, यूआईडी या जीआईडी की, और यहाँ पे एक और होगा सिस्टम यूआईडी की। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप लोगों ने कभी भी प्रोग्रामिंग साइड पे कोई काम किया हो, या कभी आपने ड्यूरिंग द एजुकेशन आपने पढ़ा हो, तो जब हमको टेबल क्रिएट करते हैं, लेट्स से आप ओरेकल डेटाबेस पे काम कर रहे हो, या माई सीक्वल पे काम कर रहे हैं, या मारिया डीबी पे काम कर रहे हैं, मारिया डीबी वैसे पार्ट ऑफ लिनक्स नाउअडेज। अच्छा, या पोस्टग्री पे काम कर रहे हैं, किसी भी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो अब जब टेबल में डेटा आता है तो हर डेटा की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसकी प्राइमरी की सेट कर लेते हैं। अच्छा, उसी रेफरेंस को हम जब दूसरी किसी टेबल में लेके जाते हैं तो उसकी भी फिर एक की टाइप होती है, जिसे हम नॉर्मली, मुझे नाम उसका भूल गया कि क्या कहेंगे हम उसे, चले रेफरेंस की कह लेता हूँ मैं फिलहाल उसको। तो अल्टीमेटली टारगेट ये है कि जब भी आपने कोई एक ऐसा यूनिक रिकॉर्ड सिस्टम में क्रिएट करना है जिसकी आइडेंटिफिकेशन अपनी है, यानी कि वो रिकॉर्ड जो होगा, वो जो यूनिक आपके पास आइडेंटिफायर होगा, वो डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना। मतलब मैं अगर लिख रहा हूँ कि रूट, तो रूट कैन बी एनीवन, रूट कैन बी अब्बास, रूट कैन बी अली। जैसे लेट्स से कि मैंने एक विंडोज में यूजर क्रिएट किया, और विंडोज में जब यूजर क्रिएट किया, जैसे हम विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं, इसकी रियल टाइम एग्जांपल ये बनती है कि मैंने विंडोज 10 में यूजर क्रिएट किया, तो यूजर विंडोज 10 में कभी वो ये नहीं पूछता कि आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड सेट करो, बल्कि वो आपसे ये कहता है कि आप नया यूजर क्रिएट करो। अब जैसे ही आप नया यूजर क्रिएट करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको उसने ये कहा हो कि भाई आपने ये यूजर को लॉगिन करने के बाद आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपने पार्टीशन डिलीट करनी है, न्यू ऐड करनी है, या कोई भी टास्क करना, कभी उसने ये पूछा होगा इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज रिक्वायर्ड है? कभी नहीं पूछता। क्योंकि बेसिकली जो उस टाइम ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं प्रोग्राम किया गया है कि जब भी फर्स्ट टाइम यूजर क्रिएट होगा, तो उस यूजर को जो परमिशन मिलेगी, जो उसको लेवल मिलेगा, वो वही मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो ये जो हमारे सामने नाम होते हैं, यानी कि बेसिकली आप वैल्यू कह सकते हो,
ये जो मैंने लिखा है रूट एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूजर, ये आपका नाम भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है सिस्टम में? इम्पोर्टेंट है कि उसकी आईडी क्या है। यानी कि विंडोज में भी कभी किसी ने पासवर्ड रीसेट करने के लिए सैम की फाइल को ओपन किया हो तो वो आपको आईडी शो करा देता है वहां पे कि एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी 1 है, फिर कोई आपने उसके बाद कोई यूजर क्रिएट किया हुआ तो उसका भी आईडी शो कराता है। तो सेम लाइक दैट यूजर की भी अपनी आइडेंटिफिकेशन है और उसकी भी एक प्राइमरी की है। जो प्राइमरी की है हम उसे क्या कहते हैं? यूजर आईडी। लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज में क्या कहते हैं वो एक अलग, वैसे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब लिनक्स बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो VMware है, चाहे वो BSD है, सुजी लिनक्स है, मतलब जितने भी कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब में जो आईडी होगी यूजर की, दैट विल कॉल्ड यूआईडी या यूजर आईडी। अब हुआ क्या है कि सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते हुए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोग डिजाइन कर रहे हैं, रेड हैट वाले जो हैं या लिनक्स जो कम्युनिटी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो रूट यूजर होगा, इसकी जो आईडी होगी वो हमेशा 0 होगी, 1 2 3 नहीं हो सकती। अच्छा, अभी एक और चीज थी जिसे नीचे जाकर डिस्कस कर ले। तो हमने ये डिस्कस किया कि बेसिकली रूट यूजर जो है या सुपर यूजर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेट्स से कि अगर मैंने एक यूजर क्रिएट किया और अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया, इट डज नॉट मीन कि मैं आईडी 0 बन गया। मेरी अपनी आईडी होगी, बट मेरे पास राइट्स कौन से होंगे? एडमिनिस्ट्रेटर वाले होंगे। तो जब भी ऑपरेटिंग को डिबग किया जाता है, प्रोग्रामर चेक करते हैं, जब आप रेड हैट को कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरा ये इस यूजर ने ये काम किया है, मुझे डिबग करके बताओ कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो बेसिकली वो फिर यूजर की बेस पे सर्च नहीं करते, वो आईडी की बेस पे सर्च करते हैं। जब आपका कर्नल पैनिक में चला जाता है तब भी वो आईडी की बेस पे सर्च करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बिहाइंड दी यूजर, यानी कि जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो नहीं, कर्नल क्या कर रहा होता है? कर्नल वर्किंग कर रहा होता है बेस्ड ऑन आईडीज। तो अभी हम आईडी की बात कर रहे हैं, तो यूजर के लेवल पे आईडी की बात कर रहे हैं, दैट इज 0 असाइंड बाय रेड हैट और लिनक्स कम्युनिटी टू द यूजर रूट। नंबर 2 पे जो यूजर्स हैं लिनक्स ने, हम अक्सर ये बात करते हैं कि वाई लिनक्स इज सिक्योर मोर देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो पहला जवाब होता है किसी भी लिनक्स एडमिन के पास या ट्रेनर के पास, द आंसर इज कि यार, जो हम सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, लेट्स से आपने अपाची इंस्टॉल किया, आपने FTP इंस्टॉल किया, इवन कि आपने कुछ सर्विस भी क्रिएट की, तो हर चीज की ऑनरशिप एक अलग से होगी, उसकी अलग आईडी क्रिएट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि रूट यूजर ही हर काम करे। ऐसा नहीं हो सकता कि लेट्स से आपने अब्बास यूजर क्रिएट किया तो अब्बास यूजर ही सारे काम करेगा। हर सॉफ्टवेयर की, हर सर्विस की अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी और उसकी ऑनरशिप उसी के पास होगी। तो इसके लिए विंडोज में क्या होता है? एक ही यूजर होता है, दैट इज सिस्टम। वो नॉन लॉगिन यूजर होता है बट सिस्टम का यूजर होता है। तो इफ समवन हैव एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम पासवर्ड इन विंडोज केस, तो उसके पास हर शय की एक्सेस होती है, उसे किसी अदर यूजर की जरूरत नहीं पड़ती। लिनक्स के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास लेट से अब्बास यूजर का पासवर्ड आ भी गया है तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे ना, जो अब्बास यूजर की ऑनरशिप में चीजें आ रही हैं उनको चेंज कर लेंगे, बाकियों को नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही समझ लें कि आपका वेब सर्वर है एक, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे एक चल रहा है, लेट्स से वो लिनक्स है, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ने अपाची के यूजर को क्रैक कर लिया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो FTP को भी खराब कर देगा, वो बाकी सर्विसेज को भी खराब कर देगा। उसकी पहुंच जो होगी वो अपाची के यूजर तक होगी। अब अपाची का यूजर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। खैर, तो इस तरह के जो यूजर्स हैं जिनको सिस्टम ने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि यार ये जो यूजर्स हैं ये मेरे ये काम करेंगे। मिसाल के तौर पे एक यूजर क्रिएट होता है अपाची, एक यूजर क्रिएट होता है VSFTPD, एक यूजर क्रिएट होता है SSHD। सिस्टम में ये यूजर उस वक्त क्रिएट हो जाते हैं जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने, बनाने वालों ने डिसाइड कर लिया कि जब भी हमारे इस तरह के यूजर क्रिएट होंगे तो हम क्यों नहीं करते कि हम पहले से फिक्स कर देते हैं कि ये आईडी इसको मिलेगी, ये आईडी इसको मिलेगी, ये आईडी इसको मिलेगी।
तो इन यूजर्स को हम कहेंगे सिस्टम यूजर्स या सॉफ्टवेयर यूजर्स। और इनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया कि जो आईडी होगी वो 1 से लेके 999 तक होगी। ये 1 से लेके 500 तक होती थी RHEL 6 तक। 7 टू ऑनवर्ड इसको बढ़ा के उन्होंने 999 कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं विद इन द सिस्टम, लेट्स से वो यूजर तंजीला है, वो अली है, वो राहिल है, कोई भी यूजर, उसका जो आईडी होगा, कभी भी आप चेक कीजिएगा जिस यूजर से लॉगिन किया, जिस आईडी लिख के एंटर कीजिएगा तो आपको बताएगा आपका आईडी क्या है। तो 1000 पहला आईडी होगा। अच्छा, इसके साथ भी स्लैश लगा देता हूं मैं। ये क्यों लगाया इसे थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब आप सिस्टम्स में काम करते हैं, आपने आज की डेट में डिसाइड किया कि यार मैं कंपनी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करने जा रहा हूँ, और वो सॉफ्टवेयर बेसिकली मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाता है। सिस्टम डिसाइड करता है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है, और एक नई टीम हायर कर ली है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलिटीज बनाया करेंगे अब। और आपने एक सॉफ्टवेयर लिखना शुरू कर दिया, 2 महीने बाद वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ। अब जिस तरह ये यूजर है रूट यूजर, तो आपने उसको असाइन नहीं करना, आपने कोई एक सॉफ्टवेयर आईडी पहले से डिसाइड करनी है कि यार लेट्स से कि 1 से लेके 999 तक एक आईडी ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो मैं क्या दूं फिर? आप कौन सी आईडी दें अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकनेस के तौर पे काम करें या यूजर के तौर पे काम करें, क्योंकि 1 से लेके 999 तक पहले से रिजर्व्ड है। तो सिस्टम ने कहा है कि यार मेरे पास ना मैक्सिमम 1 से लेके 200 तक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि मैं तो भाई यही सॉफ्टवेयर मैंने बनाए हैं, और मैं जब भी इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा तो मैं उनको आईडी वाली असाइन करूंगा। आप इनको 1 से लेके 200 तक छोड़ देना, और 201 से लेके ऑनवर्ड जो आपका दिल करे रख लेना। कहाँ तक रख लेना? 999 तक। यहाँ तक क्लियरिटी है जी? तो इसको मैं रीफ्रेज कर देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि यार रूट यूजर के अलावा भी मेरे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एज अ सर्विस काम करते हैं, जैसे SSHD की मैं बात कर रहा हूँ, NTPD की बात कर रहा हूँ, अपाची की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके लिए मुझे सेपरेट यूजर की जरूरत पड़ती है। वो यूजर सिस्टम में लॉगिन नहीं करता, बट मेरी सर्विस में लॉगिन करता है। उस तो मैं चाहता हूँ कि एक सेपरेट यूजर क्रिएट करूँ। उस यूजर को मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि 1 से लेकर 200 तक मैंने आईडीज रिजर्व कर लिए हैं जो मैं यूज करूंगा। ये रेड हैट क्लेम कर रहा है, लेकिन मैंने कहा है कि आप 1 से लेकर 999 तक आप भी यूज कर सकते हो। आप 201 से शुरू हो जाओ और जो मर्जी रख लो। ये ऐसे ही है कि जैसे पोर्ट नंबर 1 से लेके 1024 तक पोर्ट रिजर्व्ड है, भैया आप इनको यूज ना करना, और बाकी जो मर्जी पोर्ट यूज कर लो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में। वो पब्लिक पोर्ट्स नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास हम पब्लिक आईपी की और हम प्राइवेट आईपी की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आईडीज को कुछ इस तरीके से रिजर्व किया है। तो दिस इज समथिंग अबाउट दैट। तीसरे नंबर पे जो यूजर होते हैं हम उनको कहते हैं सम टाइम कस्टम यूजर्स कह देते हैं, सम टाइम हम उनको स्टैंडर्ड यूजर कह देते हैं, सम टाइम हम उनको लिमिटेड यूजर कह सकते हैं। विंडोज और लिनक्स के केस में ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो लोग यूज करते हैं। अब आपने इसमें से क्या यूज करनी है, इट्स अप टू यू, बट मोस्टली लोग यूज करते हैं। या सम टाइम एक और भी टर्म है, नॉन रूट यूजर्स। भाई ऐसा यूजर जो रूट नहीं है। रूट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एडमिन भी नहीं है। बट ये समटाइम कॉन्सेप्ट जो है ना, आज की दुनिया में थोड़ा सा इसको ये ज़्यादा कोई बेटर नहीं होगा। लेकिन अगर हम नॉन रूट यूज़र कहें तो इसका मतलब सादा सा ये है कि ये स्टैंडर्ड यूज़र है। जब भी हम ये बात करते हैं कि एक कोई ऐसा स्पेशल यूज़र के पास स्पेशल राइट्स हैं, तो हमेशा बताते हैं कि यार ये यूज़र तो है लेकिन ये एडमिन प्रिविलेज के साथ है।
तो सिस्टम ये कहता है कि यार अगर आपने सादा यूजर्स क्रिएट करने हैं तो 999 तक तो सिस्टम में रिजर्व है, तो पहला यूजर 1000 से क्रिएट होगा। और कहाँ तक क्रिएट होगा? 60,000 तक आप यूजर बाय डिफॉल्ट सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। लिनक्स आपको ये इतना फ्री हैंड देता है कि 60,000 आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसमें से भी मैंने आपको बता दिया कि 201 से लेके 999 तक किसके लिए रिजर्व है? सिस्टम ने अपने लिए रिजर्व किए हैं। तो 201 से लेकर 999 तक आप सिस्टम या सॉफ्टवेयर यूजर्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है और आप रेड हैट का या लिनक्स बेस्ड कोई यूटिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे बात की और यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है UID/GID। ये थोड़ा सा अलग बात करने वाली थी, मैंने कहा चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे मैंने स्लैश लगा दिया। अच्छा यार, होता ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रिविलेज है या जो परमिशन है या जो एक्सेस है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एक रिसोर्स तो है नहीं। अब पता नहीं कितने सारे रिसोर्स हैं जिसका हमें आइडिया नहीं है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को उस लेवल पे शायद अंडरस्टैंड नहीं करते। लेट्स से कि ऑपरेटिंग सिस्टम में टोटल रिसोर्सेज हैं जो यूज होंगे, अगर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की मैक्सिमम सर्विसेज को यूज किया जाए, या ऑपरेटिंग सिस्टम को मैक्सिमम जो उसमें टूल्स हैं सबको ही एक दफा यूज करना शुरू कर दे बंदा, लेट्स से उसके रिसोर्सेज हैं 1.5 लाख। हम अज्यूम करते हैं कि 150K उसके रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज मींस क्या है? रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जैसे एक सर्विस है या 100-150 सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ जगह पे कोई फाइलें पड़ी हैं, उनकी परमिशंस हैं, यानी कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में रन टाइम पे यूज हो रही होती, या वो डेड पड़ी होती है, किसी ना किसी टाइम पे जाके उन्होंने चलना है। अब मैं ये कहता हूँ कि यार उस 1.5 लाख जो रिसोर्सेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में से, एक काम करता हूँ, अली को उसमें से 2 की एक्सेस दे देता हूँ। मैंने अली को 2 की एक्सेस दे दी। फिर थोड़ी देर बाद तंजीला ने कहा कि मुझे 4 की एक्सेस दे दें, मैंने वो 4 की एक्सेस दे दी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे 1000 क्लाइंट हैं तो 1000 क्लाइंट्स की तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगे और मैं सारा दिन यही काम करूंगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं, हम किसी बंदे को राइट्स नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, सिस्टम में जिस तरह हम यूजर की आईडी क्रिएट कर रहे हैं, हम इसी तरीके से ग्रुप भी क्रिएट करेंगे। हम रिसोर्सेज की एक्सेस हमेशा उस ग्रुप को देंगे। तो ये याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपने कॉन्सेप्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को वैसे भी पढ़ा बुक को, तो उसको दोबारा कभी पढ़ने का मौका मिले जब लिनक्स सिस्टम एडमिन के तौर पे, तो आपको जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक, एक बेसिक बुक होती है, फिर एक एडवांस बुक होती है, उसे जरूर पढ़ा करें आप जब भी टाइम मिले आपको। तो फिर आपको बहुत ज्यादा चीजों की क्लियरिटी आ जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी भी किसी चीज की एक्सेस यूजर को नहीं मिलती, हमेशा ग्रुप को मिलती है बाय डिफॉल्ट। हम खुद कस्टमाइज करते हैं कि नहीं मैंने तो इस यूजर को देनी है। अब जब हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने उस यूजर को एक्सेस देनी है, तो एक्चुअली तब भी यूजर को नहीं मिलती, वो ग्रुप को ही मिलती है। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली तो मैं इसको डीप डिटेल में नहीं जा रहा कि कैसे मिलती है, लेकिन फिलहाल आप ये अज्यूम करें कि बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज की एक्सेस है या परमिशन है, जो भी चीजें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो ग्रुप को असाइन होती हैं। और जितने भी यूजर होते हैं वो किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर जरूर होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, आप जब भी कोई यूजर क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो यूजर यूजर्स ग्रुप का मेंबर होता है। तो इसका मतलब है कि जो जो रिसोर्सेज की एक्सेस यूजर्स ग्रुप को दी गई है, वही एक्सेस आपको भी मिल जाएगी। तो जब हम बात करते हैं ना कि हमें विंडोज में लिमिटेड यूजर क्रिएट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे वो वाले रिसोर्स की परमिशन दे दी जो कि यूजर्स ग्रुप पे अप्लाई होती हैं। अब लिनक्स में केस थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने यहाँ से बात की कि यार इसमें तो हर यूजर ही अलग होता है, हर काम के लिए यूजर ही अलग होता है।
तो जिस तरह से यूजर हर काम के लिए अलग क्रिएट होता है, तो यूजर के साथ विद द सेम नेम विद सेम आईडी ग्रुप भी क्रिएट होता है, लेकिन टेबल जहां पे ग्रुप ने क्रिएट होना वो अलहदा है, जहां पे यूजर ने क्रिएट होना वो अलहदा है। अब जब मैं टेबल की बात कर रहा हूं तो लिनक्स में आप समझे मैं एक फाइल की बात कर रहा हूँ। अगर डेटाबेस की ज़बान में बात करेंगे तो दैट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और अगर लिनक्स की ज़बान में बात करेंगे तो एक फाइल होगी। डेटाबेस की ज़बान में हम वो आईडी को प्राइमरी की कहेंगे, और लिनक्स की ज़बान में हम उसे आईडी कहते हैं, होगी बेसिकली उसकी प्राइमरी की। तो जिस तरह यूजर क्रिएट होगा और उसकी कोई ना कोई आईडी क्रिएट होगी, इसी तरीके से ग्रुप भी क्रिएट होगा और उसकी भी कोई ना कोई आईडी होगी। बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने ऐसे मेंटेन किया है कि जो आईडी आपकी यूजर को मिलेगी वही ग्रुप को मिलेगी। तो इसी तरीके से यूजर रूट भी अवेलेबल है और ग्रुप रूट भी अवेलेबल है। ग्रुप रूट की आईडी भी 0 होगी और यूजर रूट की आईडी भी 0 होगी। इसलिए मैंने स्लैश को हटा लिया था कि ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये मैं लगा यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। तो अब आई थिंक आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगी, थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई होगी कॉन्सेप्चुअली। यहाँ पे मैंने यूज़र लिखा था, तो यूज़र की बात नहीं करते, यूज़र एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट होती है हमेशा। यहाँ तक कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन क्लियर। ओके तंजीला, आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आप पे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि बाकियों के लिए मसला नहीं, आपके लिए इशू है। नहीं नहीं, फिलहाल तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। ट्रेनिंग में हमेशा जो बंदे आगे निकल जाते हैं वो वही होते हैं जो ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। और आपने टीम में ऐसा नहीं सोचना कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, कि इसको इसी बात का भी नहीं पता। शाय नहीं करना, आपने पूछना है, क्योंकि जब आपको इशू आएगा ना तब किसी ने हेल्प नहीं करना आपको, आपने खुद ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, डोंट वरी अब्बास, मुझे जहां पर लगेगा कि क्वेश्चन पूछना है तो मैं लाजमी पूछूंगी आपसे। ओके। अब हम अभी बात कर रहे थे, हम पॉइंट्स पे लिख लेते हैं ताकि आपके पास नोट्स की शेप में आ जाए। व्हेन अ यूजर विल क्रिएट अ ग्रुप will also create with same name and same ID. When a user will create, that will be the member of that group created with it. ठीक है जी। Every user must be member of at least one group. तो ये थोड़ी सी चीजें थी, मैंने कहा चले मैं आपके लिए लिख देता हूँ। अब यूजर्स एंड ग्रुप्स के चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं भी डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है, अगर आपको इन चीजों का पता है तो फिर कोई इशू नहीं है, नहीं पता तो फिर इशू है। और वो क्या है, वो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जिसको मैं समटाइम डेटाबेस फाइल भी कह रहा हूँ। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उनको बता देता हूँ कि पर्पस क्या है। हम कहते हैं लिनक्स ओपन सोर्स है, यू कैन डू वट एवर यू वांट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो मैंने यहाँ पे
बताया है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप 60,000 तक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट। जितना दिल चाहे आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये कहीं पे लिखा गया है, कहीं पे डेफिनिशन डिफाइंड है कि इतना ही बस यूज़र क्रिएट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर आप उस वैल्यू को चेंज कर देंगे तो फिर कहानी उल्टी हो जाएगी। ओके, तो पहली फाइल है, एक लोकेशन है, आपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा और अभी जब आप काम कर रहे हैं तो उसमें देख लेंगे। ईटीसी एक ऐसी डायरेक्टरी है जहाँ पे आपके सिस्टम की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी चेंजेस होंगी, जिन फाइलों के थ्रू चेंजेस होंगी, वो फाइलें हमेशा ईटीसी की डायरेक्टरी में पड़ी होती हैं। अब ईटीसी के अंदर एक मेन डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी हो सकती है, वो एक अलग बहस है कि सब डायरेक्टरी क्यों है। लेकिन जो मेन मकसद है वो ये है कि लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं, वो हमेशा ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि नहीं जी, कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो एक और जगह पे पड़ी होती हैं, ये अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है। कुछ केसेस में कुछ सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कुछ और जगह पे भी होती है, बट जब दोबारा देखेंगे तो वही फाइल आपको ईटीसी के अंदर भी मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईटीसी के अंदर ना पड़ी हो और कहीं और मिले सिर्फ, यहाँ पे उसकी कॉपी ना हो। तो ओरिजिनल फाइल हमेशा यहीं पे मिलेगी, उसकी कॉपी कहीं और हो सकती है ड्यू टू उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट की वजह से। तो ईटीसी में अब कुछ फाइलें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपने फिर उनके मुताबिक उसको ट्रीट करना है। तो सबसे पहली फाइल है पासवर्ड। ये फाइल क्या करती है? कंटेन्स यूजर्स इंफॉर्मेशन, यानी कि ये वो डेटाबेस फाइल है जिसमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है। अब क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये बात की बहस है। यहीं पे एक फाइल पड़ी होती है पासवर्ड के नाम से और उसके साथ लगा होता है डैश, ये वाला। अच्छा, इसमें ऐसे होता है, हम डेटाबेसेस में अक्सर ऐसे करते हैं कि हिस्ट्री का एक टेबल बना लेते हैं कि हमने एक टेबल में एंट्रीज की, फिर हमारा दिल किया रिमूव कर दो, किसी ने अपडेट कर दिया, तो हम चाहते हैं कि इसमें जो कुछ भी हो रहा है, जैसे हो रहा है, बस इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पासवर्ड की फाइल में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ पे उसका बैकअप होता है। तो लेट्स से अगर आपने 10 यूजर क्रिएट किए, फिर बाद में आपको याद आया आपने वो किसी वजह से डिलीट कर दिए, तो आप यहाँ से वो देख सकते हो, यहाँ पे पड़े होंगे, ये इसकी बैकअप फाइल होती है बेसिकली। और जब भी फाइल अपडेट होती है, यानी कि कोई चीज़ प्लस होगी तो इस फाइल ने अपडेट होना है। जब नेगेटिव होगी, यानी कि उस चीज़ इसमें से डिलीट की जाएगी, तो ये फाइल अपडेट नहीं होती, इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। तो कंटेन्स यूजर्स इंफॉर्मेशन बैकअप। तीसरी फाइल जो है एटीसी में, अगेन शेडो के नाम से होगी। कंटेन्स यूजर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। वैसे सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन तो कहना गलत है, इसे पासवर्ड कह सकते हैं। जो यूजर का पासवर्ड है वो इस फाइल में पड़ा होगा। इसी तरीके से एक और फाइल होती है ईटीसी में ग्रुप के नाम से, इसमें ग्रुप इंफॉर्मेशन होगी। फिर एक और फाइल होगी पांचवी, जो कि ग्रुप का बैकअप होगा। इसी तरीके से एक छठे नंबर पे फाइल होगी जी शेडो के नाम से, यानी कि इसमें ग्रुप की सिक्योरिटी की फाइल पासवर्ड होगा। सिक्योरिटी और पासवर्ड इंफॉर्मेशन। फिर एक सातवीं फाइल होती है ईटीसी के अंदर लॉगिन डॉट डेफ्स के नाम से, यानी कि डेफिनेशंस बेसिकली। इसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन पड़ी होती है।
यूजर ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशंस। फिर एक 8वीं और फाइल है ईटीसी के अंदर जाके प्रोफाइल्स के नाम से। इसके अंदर नॉर्मली जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, यानी कि यू मास्क वगैरह। अच्छा, उसके बाद एक और फाइल होती है ईटीसी में डिफॉल्ट और यूजर के नाम से। जब हम यूजर ऐड करते हैं, ऐड यूजर, तो सिस्टम को कैसे पता चलता है कि इसका एक ग्रुप भी क्रिएट करना है, इसकी होम डायरेक्टरी स्लैश होम के अंदर क्रिएट कर देनी है, और फिर एक जगह से कुछ फाइलें उठा के यहाँ पे कॉपी कर देनी है और इसको यही परमिशन दे देनी है। तो बेसिकली इस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन या इसके अंदर इसकी डीप डिटेल भी है। जब भी कहीं आपको ईटीसी की डायरेक्टरी में डॉट डेफिनेशन के नाम से या डॉट डी के नाम से, यानी कि डायरेक्टरी के ऊपर लिखा हो, जैसे एक डायरेक्टरी होती है यम डॉट रेपोज डॉट डी, ठीक है जी, या जिस डायरेक्टरी में डॉट डी का वर्ड लगा हो, इसका मतलब है कि मेन जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसकी फर्दर डेफिनेशन अगर आपने करनी है अपनी तरफ से कस्टमाइज, तो वो इस डायरेक्टरी के अंदर होंगी, और उस डायरेक्टरी को इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसमें कहीं कॉल किया गया होता है, जिसमें बताया होता है कि जो सिस्टम एडमिन है कस्टम अपने जो टास्क हैं वो इसमें क्रिएट करेगा। तो यूजर एड स्क्रिप्ट इसमें कहीं लिखा गया होता है। ये तो थी कुछ फाइलें, इसके अलावा कुछ और भी होंगी जो बाय टाइम आपको पता चलती जाएंगी। जब कोई यूजर क्रिएट करते हैं हम सिस्टम में, लेट्स हमने कहा कि यूजर एड अब्बास, तो बाय डिफॉल्ट इस यूजर के स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है कि वो क्या करे, एक डायरेक्टरी है 10 नंबर पे टीसी के अंदर जाके स्केल के नाम की, इस स्केल की डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइलें पड़ी होती हैं, और वो फाइलें हर यूजर के लिए कॉपी होती हैं। बेसिकली कुछ ग्लोबल लेवल पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन की होती है, कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है, उसको क्रिएट करके ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहाँ पे रख दिया है, और सिस्टम को बता दिया कि जब भी यूजर ऐड होगा तो यहाँ से उन फाइलों को उठा के उसके होम प्रोफाइल में कॉपी कर देगा। तो एक फाइल है जी, अगेन इस डायरेक्टरी के अंदर ईटीसी स्केल, और स्केल में जाके एक फाइल होगी डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल। अच्छा, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते हैं, यानी कि आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ गई और आपने यूजर दिया, टाइप किया, देन पासवर्ड टाइप किया और एंटर किया, अब यूजर लोड होना शुरू हो गया। समटाइम आपने देखा विंडोज में तो काफी टाइम ले जाता है, तो उस टाइम लिनक्स के केस में ये फाइल कॉल होती है, और इसके अंदर जो जो डिफाइन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में उस यूजर के लिए अवेलेबल हो जाता है। नॉर्मली हम इसके क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इसमें डिक्लेयर कर देते हैं इस फाइल के अंदर। फिर एक और फाइल होती है इसमें स्लैश ईटीसी स्केल, और स्केल में डॉट बैश आरसी। जब भी आप लेट से मैंने एक टर्मिनल ओपन किया, अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी कि ये टर्मिनल बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर आ रहा है ये कलर नहीं है बल्कि वाइट बैकग्राउंड है। टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे कुछ लिखा आ गया, किसी ने अपने इदारे का नाम लिखा लिखा हुआ, किसी ने कुछ लिखा हुआ है। तो आप ये चाहते हो कि जब भी ये यूजर, जैसे आपने कोई नया यूजर क्रिएट किया है, वो जब भी इसको टर्मिनल को खोले तो उसका ये वाला बैकग्राउंड हो, इस साइज का फ़ॉन्ट साइज हो। कई लोगों ने चांद सितारे भी लगाए होते हैं पीछे, एक लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे इस फाइल के अंदर बैश आरसी में।
तो जब जब भी ये टर्मिनल ओपन होगा उसके अंदर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये फाइल इस काम के लिए होती है। फिर एक और फाइल है ईटीसी के अंदर स्केल, और स्केल में फिर डॉट बैश आई थिंक लॉग आउट के नाम से होती है। इसमें लॉग आउट स्क्रिप्ट जनरेट होते हैं। अभी तक मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, ना मैंने कभी इसका प्रैक्टिकल यूज देखा, लेकिन उन्होंने बनाया तो कोई ना कोई इसका यूज होगा। लेकिन ज्यादा जो यूज होती हैं फाइलें, वो दो फाइलें ये यूज होती हैं। अब होता क्या है कि जब भी कोई यूजर क्रिएट, अच्छा अभी ये 6 तक तो ये 3 फाइलें होती थी, लेकिन अभी इसमें ना एक और फाइल भी ऐड होगी, एक दो और फाइलें ऐड होगी मेरे ख्याल में। एक डॉट मोजिला फायरफॉक्स की कैशे भी होती है इसमें। तो बेसिकली कुछ फाइलें यहाँ पे पड़ी होती हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट ये फाइलें हैं। ये कॉपी हो जाती हैं हर यूजर की होम डायरेक्टरी में जब भी कोई यूजर क्रिएट होता है। अब सवाल ये है कि जब हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये तो पढ़ लिया कि भाई मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ स्क्रिप्ट पड़े होते हैं। तो आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आई, आपने सिस्टम पे यूजर पे क्लिक किया या यूजर टाइप किया और टाइप करके एंटर का बटन दबा दिया, तो क्या होगा। तो होगा ये कि सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ईटीसी के अंदर जाके स्लैश ईटीसी, अच्छा ये स्लैश ईटीसी लिखते हैं, ये स्लैश ईटीसी नहीं है, बेसिकली ये रूट ईटीसी है। क्योंकि चूंकि आपका फाइल सिस्टम का जो ट्री है, उस ट्री का जो पेरेंट है वो ये स्लैश है, इसलिए हम स्लैश ईटीसी लिख देते हैं कि यानी कि जो चीज भी आएगी वो रूट के अंडर आएगी, चाहे आपके अलग से पार्टीशन भी है। तो ईटीसी में प्रोफाइल्स के नाम से एक फाइल होती है, ये फाइल कॉल होती है, इसके अंदर जो स्क्रिप्ट होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं सिस्टम में। तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन लॉगिन, यूजर लॉगिन। तो कोई बंदा अगर जो रेड हैट आर्किटेक्ट बनना चाहता है तो इसमें एक एग्जाम है रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम ट्यूनिंग का, और एक है ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रबल शूटिंग का। जब वो दो एग्जाम देंगे तो आप उनको बहुत डीप डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैं इसको बता रहा हूँ, अगेन ये कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं यूजर मैनेजमेंट में मुझे लगता है कि बताना जरूरी है, वरना फायदा नहीं। वरना तो पूरे चैप्टर में यूजर ऐड और ग्रुप ऐड दो ही कमांड है बस। दूसरा जो काम होता है, फिर एक और फाइल है ईटीसी के अंदर ही, मैंने आपसे कहा कि जब भी डॉट डी होगा तो उसमें डिटेल लिखी होगी। तो यहाँ पे भी कुछ फाइलें पड़ी होती हैं, उनके अंदर फिर स्क्रिप्ट लिखे होते हैं, वो एग्जीक्यूट होते हैं सिस्टम में। उसके बाद बात यूजर पे आ जाती है। जैसे लेट से कि वो लेट से यूजर अब्बास है, तो सिस्टम क्या करेगा, उसकी जो बैश प्रोफाइल वाली फाइल होगी उसे एग्जीक्यूट करेगा। फिर बैश आरसी को एग्जीक्यूट करेगा अगर आपने उसको खोला है तो टर्मिनल को। तो अब्बास स्लैश डॉट बैश आरसी, और एंड पे जाके जो मेन फाइल है ईटीसी में बैश आरसी के नाम से, ये भी एग्जीक्यूट होगी। तो बेसिकली ये थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट यूजर मैनेजमेंट एंड ग्रुप मैनेजमेंट। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बेसिकली ट्रेनर का मकसद ये नहीं होता कि वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे। वो तो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़ी हैं, वहां से जाकर देख लेंगे। ट्रेनर का मकसद ये होता है कि वो आपको बता दे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। अब सवाल ये है कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि भाई मुझे एक कमांड याद है, मुझे दो कमांडें याद हैं, लिनक्स पे बहुत सारी कमांडें हैं।
हम ऐसा क्यों कहते हैं? हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम ये कहें कि मुझे कितनी सारी कमांडें आती हैं? ये अक्सर मैं नेटवर्क के लोगों से सुनता हूँ, जब भी मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो कॉर्बेट में अक्सर ये सिनेरियो होता था कि वहाँ पे हर बंदे को ये पड़ी होती थी कि इससे राउटर पे कितनी कमांडें लगाना आती हैं। या वो लोग इसलिए जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए कि वो मैक्सिमम कमांडें सीखना चाहते हैं। ये लिनक्स को भी लोग इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि मैक्सिमम कमांडें सीखना चाहते हैं। तो इसका आसान सा जवाब मेरे पास हमेशा एक ही होता है, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, माउस पैड। इस माउस पैड सॉफ्टवेयर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर इसका एक मेन्यू में जाके फाइल, न्यू न्यू विंडो, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, और टेम्पलेट में फिर आगे फर्दर टेम्पलेट हैं, ओपन ओपन रिसेंट, सेव सेव एज। यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 मेरे पास इसके मेन्यूज हैं, और हर मेन्यू के अपने फंक्शंस हैं। फिर फर्दर तो बेसिकली अगर यही काम मैंने करना होता किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में जहां पे मुझे फाइल में जाके न्यू नजर ना आता, बस मुझे ये पता होता कि अगर मैं ये लिख दूं माउस पैड और कंट्रोल एन कर दूं माउस पैड लिखने के बाद, तो मेरे सामने न्यू फाइल खुल जाएगी। तो हम जो लिनक्स पढ़ाते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि मैंने कमांड सीख ली, हालांकि नहीं है। आप बेसिकली माउस पैड पे ही काम कर रहे हो। अब माउस पैड पे हो सकता है आपको एक काम आता हो सकता है दूसरा बंदा उसको 10 काम आते हों। तो माउस पैड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने ये देखना है कि जो हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं उसकी में से कितने मैक्सिमम ऑप्शंस का हमें पता है। तो बेसिकली लिनक्स में वी आर नॉट लर्निंग कमांड्स। कमांड्स का वर्ड आप यूज ना कीजिएगा प्लीज। आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। जिस बंदे को जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर आते हैं वो इतना कम्पिटेंट होगा लिनक्स, उससे इतना ज्यादा लिनक्स का नॉलेज होगा। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है विंडोज में यूज करते हैं, नोटपैड। भाई उसी की रिप्लेसमेंट है लिनक्स में माउस पैड। इसी तरीके से वर्ड पैड के नाम से एक सॉफ्टवेयर है लिनक्स में, उसमें विंडोज में। उसी की रिप्लेसमेंट है जी एडिट के नाम से एक टूल है, सॉफ्टवेयर है। मे बी इसमें हो सकता है इंस्टॉल हो, मैं चेक कर लेता हूँ जी एडिट। या हो सकता है ये सॉफ्टवेयर खुल गया है जी, ये वाला। ये वही वर्ड पैड की रिप्लेसमेंट है। लेकिन लिनक्स में हम क्या कहेंगे इसे? लिनक्स में हम इसे कहेंगे टेक्स्ट एडिटर्स, यानी कि जिन पे आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर। अब प्रॉब्लम क्या है? जब हम लिनक्स की बात करते हैं तो लिनक्स वालों ने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो यूजर के साथ इंटरेक्ट विद माउस नहीं करते, बल्कि वो क्या कहते हैं कि यार आप जो आपको फंक्शन चाहिए इस प्रोग्राम से वो टाइप कर लो आप। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम के अपने ऑप्शंस हैं। तो प्रोग्राम का नाम टाइप करो और आगे जो ऑप्शन चाहते हो कि ये काम ये करे। जो माउस पैड में कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ फाइल में जाके सेव एज कर दूं। अब यही काम बजाय कि मैं फाइल में जाऊँ और यहाँ पे सेव एज करूँ, ये मैं लिख के भी कर सकता था। तो लिनक्स ये कहती है कि यार आप लिख के कर लो ये काम। तो प्रोग्राम का नाम लिखो और आगे लिख के लो जो काम करना है। तो इसी तरीके से यूजर मैनेजमेंट के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमने सीखने हैं। कुछ प्रोग्राम्स के ऑप्शन बहुत छोटे हैं और कुछ प्रोग्राम्स के ऑप्शन ज्यादा हैं। तो अगेन मैंने ये पहले बात रिपीट कर चुका हूँ कि हमने तो ऑप्शन वो देखने हमारे काम के कौन से हैं। ऑप्शन 100 भी हो सकते हैं, ऑप्शन 200 भी हो सकते हैं। 10 दिन बाद ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया, उसी प्रोग्राम के अंदर 20 और ऑप्शन आ गए। तो कॉमन ऑप्शंस को हम सीख लेते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ, जब हम प्रैक्टिकल जॉब कर रहे होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं।
तो ट्रेनिंग का मकसद जो हम अभी कर रहे हैं, हम यार मकसद ये है कि हमें प्रोग्राम का पता चल जाए, उसके कॉमन ऑप्शंस का पता चल जाए, बाकी हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके नाम मैं लिख देता हूँ, जो हम इस चैप्टर को यूज करते हुए यूज करेंगे। तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है यूजर एड, या इसको एड यूजर भी कहते हैं। तो दिल करे आपका ऐड यूजर चला लो, यूजर करे आपका यूजर ऐड चला लो, नॉर्मली लोग यूजर ऐड के नाम से चलाते हैं। फिर इसी तरीके से एक प्रोग्राम है आईडी, इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, हम देखेंगे कि क्या ऑप्शंस हैं। फिर एक प्रोग्राम है यूजर मोड। फिर एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है पासवर्ड, PASSWD। जिस तरह हमने पासवर्ड की फाइल देखी, ये पासवर्ड प्रोग्राम भी। एक और पासवर्ड है जिसका नाम है CHAGE। वो हमारे क्लास फेल होते जब मैं MIT कर रहा था, तो वो क्रोम को चरोम कहते होते थे। चरोम नहीं चल रहा मेरा, तो मैं काफ़ी देर परेशान रहा जब फर्स्ट टाइम उसने मुझे बताई थी बात। तो आपने एक और चीज़ पे भी काम करना है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है अबाउट प्रोग्राम्स या ऑप्शंस, वो क्लियर होनी चाहिए जब अगले बंदे को बताओ, क्योंकि आपकी नॉर्मली कम्युनिकेशन इंग्लिश में होगी। उसके बाद एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है जी ग्रुप ऐड। फिर एक प्रोग्राम है ग्रुप मोड। फिर एक और प्रोग्राम है 8 नंबर पे CHGRP। फिर एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है जी पासवर्ड, ये 9 नंबर पे आना था, सॉरी। एक प्रोग्राम है ग्रुप्स के नाम से भी एक प्रोग्राम है, और एक प्रोग्राम न्यू GRP के नाम से भी है। फिर एक प्रोग्राम है जी यूजर डेल। इसी तरीके से एक प्रोग्राम है ग्रुप डेल। और यहाँ पे 14 नंबर में लिख देता हूँ ETC। ETC का मतलब है कि और प्रोग्राम हो सकते हैं, फिलहाल मुझे इतना पता है। तो अगर हम चाहते हैं कि सारे कॉमन टास्क जो नॉर्मली हम कर सकते हैं, तो वो यूज़र के ये प्रोग्राम्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। नॉर्मली आप इनको यूज़ भी करते होंगे, और फर्दर एक एक सिनेरियो हम इसके साथ देख लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पीछे पूछें प्लीज। अब्बास भाई, ये ग्रुप पासवर्ड का क्या स्टोरी है? ग्रुप पे भी तो पासवर्ड लग जाता है ना भाई। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक ग्रुप बना दें उसको में कोई भी बंदा ऐड हो जाए। राइट, मतलब ये लॉगिन के लिए यूज होता है? हाँ, ये भी एक प्रैक्टिकल सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा तो देखेंगे। जी पासवर्ड का मतलब ये है कि आप ग्रुप पे पासवर्ड लगाएंगे बेसिकली। जैसे पासवर्ड से यूजर पे पासवर्ड लगाते हैं, तो ग्रुप से ग्रुप पासवर्ड से ग्रुप पासवर्ड ग्रुप पे पासवर्ड लगेगा। राइट। कोई और किसी का क्वेश्चन? आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरे ख्याल में इस सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं आज। था तो डेमो सेशन, बट मैंने इसको चाह के चलो इसका फ़ायदा उठा के थोड़ा काम भी कर लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।